चलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको अभी? कैन यू हियर मी आउट? यस सर। हाँ बेटा, बीच में पता नहीं नेट का क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, शाम को यही दिक्कत होती है। चलिए, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या था, क्या एक बार रीड कर दो मुझे, मैंने क्या क्वेश्चन दिया था आप लोगों को? व्हाट वाज द क्वेश्चन? जरा एक बार रीड कर दो बेटा, जस्ट रीड इट। सर क्वेश्चन था पहला 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट pH 8.9 अच्छा, is mixed with 1 molar of acetic acid pH ओके। 2.8. 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट था ना? ठीक है, यस सर। ठीक है। सोडियम एसीटेट था हमारे पास, CH3COONA प्लस हमने जो है, और एक्चुअली इसके हमने 100 ml शायद मिक्स किए होंगे। ठीक है, अगर मैंने नहीं लिखा था तो ये भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। Sir, are 100। you saying something or only I can't hear you? क्या बेटा, व्हाट आर यू सेइंग? मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को बेटा या नहीं आ रही है? मृदालिनी, सृष्टि यस एंड सर, हमें आ रही है, उसको नहीं आ रही है शायद। तो बेटा आपका शायद प्रॉब्लम होगा नेट कनेक्शन का। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था 100 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COONA, जिसकी पीएच मैंने बताई थी, पीएच वाज इक्वल टू 8.9। ठीक है, इसकी पीएच कितनी थी? 8.9 थी। हमने इसको मिक्स किया था 1 ml ऑफ 1 मोलर CH3COOH। ठीक है, CH3COOH, और यहाँ पे जो है इसकी पीएच जो आपको दी गई थी दैट वाज इक्वल टू 2.8। ठीक है, साथ में आपको ये भी दिया गया था pKa वैल्यू ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू 4.76। तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी पीएच आपको, उस बफर की पीएच आपको निकालनी थी। आपको ये देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि एक आपका कॉन्जुगेट बेस है या कॉन्जुगेट सोल्ट है, और दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका वीक एसिड है। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बफर बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें डाइल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, डाइल्यूशन कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 100 ml इनटू कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोलर। इसको आप ऐसे मान लो ये M1 है और V1 है। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू M2V2। तो हमें M2 निकालना है, और वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा? देखो दोनों को मिक्स कर रहे हैं, 1 ml यहाँ से आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है? 100 ml आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 101 ml ना, है कि नहीं? अगर आप यहाँ से सोडियम एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन फाइनल मिक्सचर के अंदर निकालोगे तो वो लगभग 0.1 मोलर ही आएगी। 100 डिवाइडेड बाय 101, तो मतलब लगभग सेम होता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी किसकी कॉन्सेंट्रेशन? ये हुई हमारी सोडियम एसीटेट का जो मिक्सचर बना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा आप लोगों को निकालने में? बताओ, यहां तक समझ में आया? चलिए, ऐसे ही हम एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। तो 1 ml हमारा वॉल्यूम था जो हमने लिया था, मिक्सचर के अंदर डाला था, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 1 मोलर। अब हमें M2 निकालना है यहाँ से। अब टोटल वॉल्यूम हमारा कितना हो गया? 101 ml। भाई 100 ml आपका सोडियम एसीटेट वाला भी तो आया है, नहीं? यहाँ से अगर आप M2 निकालोगे तो यहाँ से आपको कॉन्सेंट्रेशन लगभग कितनी मिलेगी? 0.01 मोलर मिलेगी। ठीक है, अब देखो हमें एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई है, और किसकी पता चल गई है? सोडियम एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन भी पता। हाँ, तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी बेटा, बताओ? हैंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें पीएच निकालनी थी, बफर की पीएच हमें निकालनी है। पीके वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 4.76 प्लस लॉग, ऊपर क्या लेंगे बेटा बताओ? अगर प्लस का साइन लगाया तो ऊपर हम लोग क्या लेंगे? सोडियम एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे विच इज इक्वल टू 0.1 मोलर ना, और नीचे हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा? नीचे हम लोग लेंगे 0.01 मोलर। अगर इसको आप ठीक से कैलकुलेट करोगे तो 4.76 यहाँ पे आएगा प्लस लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू बेटा मैंने कितनी बताई है आप लोगों को? बताइए, लॉग 10 1। तो हमारी पीएच कितनी आ जाएगी बेटा बताओ? पीएच बफर की कितनी आ गई है? 5.76। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही था? 4 ऑप्शन भी दिए थे ना मैंने, नन ऑफ दीज, नहीं? नो, यस सर, नन ऑफ दीज। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी
दूसरे वाले क्वेश्चन का जरा मुझे डेटा उसका शायद मुझे याद है, शायद मैंने कुछ ऐसा आपको बताया था कि 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट बफर है कि नहीं, सोडियम एसीटेट बफर, ठीक है, CH3COONA बफर हम लोगों ने लिया था, और उसका डाइल्यूशन कितने टाइम्स किया था बेटा? सर मिलियन टाइम्स। मिलियन टाइम्स, ठीक है, मिलियन टाइम्स डाइल्यूशन विद बफर, ठीक है, ये हम लोगों ने किया था, मिलियन टाइम्स डाइल्यूशन विद बफर, ठीक है, विद वाटर, सॉरी, ठीक है बेटा। तो उसके बाद जो आपका फाइनल जो डाइल्यूटेड बफर बनेगा उसके अंदर जो है, और इस बफर की पीएच भी मैंने कुछ दी थी, पीएच 4 दी थी ना, पीएच sir, गिवन थी, 4. हाँ पीएच 4 थी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि जो इनिशियल बफर है उसके अंदर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो पीएच हमें पता है, पीएच हमारे पास 4 है, तो आप लोग मुझे बताओ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारी कितनी हो जाएगी बेटा? सर 10 to the power -4. बिल्कुल सही है बेटा, 10 to the power -4, ठीक है। H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बफर के अंदर हो गई 10 to the power -4 मोलर। अब अगर डाइल्यूशन के बाद हम लोग देखें आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन जो है हमारा जो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए, कितने टाइम्स डाइल्यूशन हम लोगों ने किया? मिलियन टाइम्स। तो जो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो मिलियन टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी ना बेटा, 10 to the power -4 डिवाइडेड बाय 10 to the power 6 कर दूं, मिलियन कितने के बराबर होता है? 10 to the power 6 के बराबर होता है कि नहीं? Yes, अभी sir. यहाँ पे जो हमारी H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गई है वो कितनी हो गई है? 10 to the power -10 मोलर। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान हम लोगों को रखना है कि जो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर एसिड है या बेस है, ठीक है, CH3COONA सॉल्ट है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस है और उसका एसिड है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जब हम लोग एसिड ऐड कर रहे हैं, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कम से कम हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर इसके अंदर किसी भी अमाउंट में थोड़ा बहुत एसिड पड़ा हुआ है तो उसकी पीएच हमेशा 7 से कम आती है कि नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एसिडिक बफर या एसिडिक सॉल्यूशन के केस में अगर आपकी H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -7 या उससे ज्यादा आती है तो उसके अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं बताओ? वाटर की H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ऐड करते हैं कि नहीं, बताया था कि नहीं बेटा? Yes, sir. हाँ, तो इफेक्टिव H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी? इसके अंदर हम वाटर के 10 to the power -7 मोलर H पॉजिटिव आयंस भी ऐड कर देंगे और 10 to the power -10 जो है आपके बफर से आ रहे हैं। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आपको पता चलेगा 1001 इंटू 10 to the power -10 मोलर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1.001 इंटू 10 to the power -7 मोलर, ठीक है। अब ये हमारे पास ये चीज आ गई है। अब हम लोगों को पीएच निकालनी है, ठीक है। पीएच क्या करेंगे हम लोग? वही -log of 1.001 इंटू 10 to the power -7, या फिर सीधे सीधे मैं इसको लिख सकता हूँ 7 - log 1.001, ठीक है। ये जो log 1.001 है इसकी वैल्यू आती है 0.04। अगर आप लोग देखोगे इसकी वैल्यू, लॉग की वैल्यू निकालोगे तो 0.04 के बराबर आएगी, और हम लोग यहाँ पे जब फाइनल पीएच निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 7 - 0.04, और यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा? 6.96, ठीक है। और मैंने ऑप्शन में कोई भी 6.96 का ऑप्शन नहीं दिया था दिया था क्या? नहीं दिया था ना बेटा। ये चीज समझ में आई? कोई भी स्टेप आप लोगों को अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो बेटा बताओ किसी भी क्वेश्चन में, दोनों जो मैंने क्वेश्चन दिए थे। और आप ये मान के चलो कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों को अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आएगा भी तो वो केमिस्ट्री का आएगा, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट आए तब भी आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे उसको, ठीक है। Yes. तो सृष्टि बेटा आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, मैंने रिजॉइन किया था तो आपकी आवाज आ गई। अच्छा, चलिए ठीक है बेटा। तो इसके स्नैपशॉट ले लो जैसे भी आपको ठीक लगता है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बफर के केस में बफर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो बहुत आसानी के साथ में अगर आपको डाइल्यूशन वाइल्यूशन भी करना है तो कैसे करके हम लोग करेंगे वो भी आप आसानी के साथ में निकाल सकते हो। स्नैपशॉट ले लो बेटा दोनों क्वेश्चंस के, जब हो जाए मुझे बता देना। डन बेटा, इज इट डन? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स या आप लोग जो है प्रोटीन्स वाला हेडिंग डाल लो, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन्स भी हम लोग इसके बाद ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जितने भी नेचुरल प्रोटीन्स हैं, हाँ, ऑल नेचुरल प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, all natural proteins are composed of ट्वेंटी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, 20 स्टैंडर्ड, और मैं साथ में एल टाइप लिख रहा हूं, एल टाइप अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा, अल्फा क्यों बोल रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, एल टाइप क्यों बोल रहे हैं वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप लोग मुझे बताओ बेटा, नेचुरल प्रोटीन्स कौन से होते हैं? व्हाट आर नेचुरल प्रोटीन्स? बेटा जितने भी प्रोटीन्स हमारी सेल के अंदर बनते हैं उनको हम लोग नेचुरल प्रोटीन्स सर बोलते जैसे हैं। मायोग्लोबिन हो गया। बिल्कुल, जितने कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर किसी भी प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशन हो रहा है, तो वो सारे के सारे प्रोटीन्स कैसे होंगे? नेचुरल होंगे। ठीक है, तो जिस भी प्रोटीन का सिंथेसिस सेल के अंदर होता है वो आपका नेचुरल प्रोटीन हो जाएगा, और उसके अंदर केवल आपको 20 स्टैंडर्ड एल टाइप के अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, 20 के अलावा आपको जो है, उसके अलावा आपको कोई दूसरे अमाइनो एसिड्स नहीं मिलेंगे प्रोटीन्स के अंदर। बट दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये बनता है, आपको ये पूछ लिया जाता है कि नेचर के अंदर कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं? तो फिर आपका आंसर 20 नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, ना ही 21 होना चाहिए। किसी बुक में आप देखोगे तो किसी में आपको 21 भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर 21 आपको ऑप्शन में ना मिले तो 20 आंसर करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 21 लिखा हुआ दिखाई दे जाए, ठीक है, तो वहां पे आपको आंसर करना है 21, क्योंकि ये बुक के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो है आंसर चेंज हो जाता है। किसी ऑप्शन में आपको 21 अगर लिखा हुआ दिखाई दे तो 21 फिर करेक्ट आंसर होगा, अगर 21 वहां पे नहीं है फिर आपको क्या आंसर करना है बेटा? 20 करना है। तो नेचर के अंदर 20 नहीं बेटा, मोर देन 800 और 900 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या कर रहे हो बेटा? इन नेचर मोर देन 800। अरे यार मेरी क्लास चल रही, चुप ही नहीं हो रहा है। बेटा प्लीज म्यूट कर लो। 800 different types of amino acids exist. In nature, more than 800 different types of amino acids exist. ठीक है, नेचर के अंदर 800 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स पे वापस से आते हैं, अब कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बीच में मैं एक सेंटर कार्बन बना रहा हूं जिसको मैं नाम दे रहा हूं अल्फा कार्बन का। ठीक है, उसके साथ में ऊपर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया है, साइड में एक मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देता हूं। ठीक है, और इस साइड में मैंने लगा दिया है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा कलर लेते हैं। अब हमें बनानी है क्या बेटा? साइड चेन बनानी है। ठीक है, इधर की साइड में बना देता हूँ साइड चेन, आर ग्रुप मैंने लगा दिया। ठीक है, ये आर ग्रुप है, दिस इज द साइड चेन। ठीक है, चलिए अब इनको एक एक एटम को, एक एक ग्रुप को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो
ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा, ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है बताइए, किसके साथ में जुड़ा हुआ बेटा? अल्फा कार्बन के साथ में ना। अल्फा। तो बेटा इसको हम लोग क्या कह देते हैं? वी कॉल इट अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। व्हाट डू वी कॉल इट? अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ में ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी को हम लोग प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कह देते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको कहा जाए कि प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात हो रही है, तो आपको सीधे सीधे दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? वो किसकी बात कर रहे हैं? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली किसके साथ में जुड़ा हुआ बेटा? अल्फा कार्बन के साथ में। ठीक है, ऐसे ही जो अमाइनो ग्रुप है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग अल्फा अमाइनो ग्रुप बोलेंगे, या फिर अल्फा अमाइनो ग्रुप के अलावा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल इट प्राइमरी अमाइनो ग्रुप ना। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइनो या अल्फा अमाइनो ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है। द अमाइनो ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन इज गोइंग टू बी कॉल्ड आइदर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप और इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड अल्फा अमाइनो ग्रुप। इन द सेम मैनर, the alpha carboxylic group, the carboxylic group which is directly attached with the alpha carbon is going to be called alpha carboxylic group or primary carboxylic group। अब एक और चीज आप लोगों को दिखाई दे रही होगी यहाँ पे बेटा, जो सेंट्रल कार्बन है हमारा, जो हम सेंट्रल कार्बन की बात कर रहे हैं, सेंट्रल कार्बन पे अगर ध्यान दें तो एक तरफ जो है हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप अटैच है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक तरफ साइड चेन है कि नहीं है? तो ये चारों के चारों ग्रुप्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटा? अलग हैं कि नहीं है? दे आर डिफरेंट Yes, sir. फ्रॉम all the four groups which are directly attached with the alpha carbon are different from each other. That's why जो अल्फा कार्बन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन, या इसको हम लोग क्या कह देते हैं? कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन बोल देते हैं या फिर एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन कह देंगे या फिर इसको हम लोग कायरल कार्बन कह देंगे। ठीक है, एसिमेट्रिक मतलब इसके अंदर सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, अब ये हो गई हमारी साइड चेन। तो ये तो एक बेसिक कंपोजिशन हो गया किसी भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का। इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज द साइड चेन, दिस इज द साइड चेन। ठीक है, ये हो गई हमारी साइड चेन। तो और साथ के साथ में अगर एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, ये वाला जो पोर्शन है जिसको अब मैं इनसर्कल कर रहा हूं, ये 20 अमाइनो एसिड्स में कॉमन है, कॉमन टू ऑल 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जितने भी हमारे 20 के 20 अमाइनो एसिड्स हैं सभी के लिए ये कॉमन है। मतलब डिफरेंस जो है 20 अमाइनो एसिड्स में किसकी वजह से आता है बेटा? किसकी वजह से आ रहा है? आर ग्रुप। आर ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो बस मतलब कहने का ये है, अगर आपको स्ट्रक्चर भी याद रखनी है, अगर आपको आर ग्रुप याद है तो मतलब आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर पता है उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की। ठीक है, चलिए अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा था कि अल्फा अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं इनको। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, अल्फा अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है? तो अल्फा अमाइनो एसिड इसलिए कहते हैं जब आपका अमाइनो ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो किसके साथ में? अल्फा कार्बन के साथ में। तो उस टाइप के अमाइनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? अल्फा अमाइनो एसिड का। किसके बेसिस पे? क्योंकि जो अमाइनो ग्रुप है वो डायरेक्टली किसके साथ में अटैच्ड है बेटा? इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन। अगर मान लो मैं इस तरीके से लिख दूं NH2, इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे CH2, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लिख दिया H लिख दिया, और इसके बाद COOH लिख दिया, और इधर की साइड मैंने R ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें नंबरिंग करनी है तो ये अल्फा होगा और ये क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा कि नहीं? बताइए, अल्फा कहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है? अल्फा स्टार्टिंग करनी होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है। तो इस टाइप के अमाइनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट? बताइए।
सर बीटा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो एसिड, ठीक है। ऐसे ही गामा अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अल्फा बीटा आपको समझ में आ गया। तो जितने भी हमारे 20 डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं वो केवल किस टाइप के हैं, दे आर अल्फा टाइप, अल्फा अमीनो एसिड्स की कैटेगरी के हैं। अब चलिए दो स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों के सामने बनाता हूं। सबसे पहले तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जहां पे एसिमेट्रिक कार्बन होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं बेटा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 12th क्लास में, 11th क्लास में, कभी ना कभी, बताइए। इसके पास जो सेंट्रल कार्बन है वो कैसा है, एसिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये शो करेगा बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या शो करेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके इनैंशियोमर्स, दूसरे होते हैं आपके डाइस्टीरियोमर्स। तो चलिए पहले इसके दो कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हाइड्रोजन और जो आपका आर ग्रुप है उसकी पोजीशन मैं इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होते हैं, ठीक है। तो वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन पे। लेकिन अब मैं किसको एक्सचेंज कर रहा हूं, अब मैं एक्सचेंज कर दे रहा हूं NH2 को कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्लेस पे ले जा रहा हूं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को किसके प्लेस पे लेके जा रहा हूं, अमाइनो ग्रुप के प्लेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन का पता कैसे चलता है, सबसे पहले तो जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप की जगह मैं मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। एलेनिन का एग्जांपल ले लेते हैं। एलेनिन इज द वेरी सिंपल अमाइनो एसिड जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। ये साइड चेन है, इसकी साइड चेन के अंदर मिथाइल ग्रुप है बेटा। अब आप ये सोचो कि आपको यहाँ पे कार्बन दिखाई दे रहा है डायरेक्टली अटैच्ड अल्फा कार्बन के साथ में, और यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, दो जगह आपको कार्बन कार्बन दिख रहा है, एक जगह हाइड्रोजन है और एक जगह डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम है दैट इज नाइट्रोजन। तो आप लोग मुझे बताओ कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, एटॉमिक वेट कह लो या एटॉमिक नंबर कह लो, कुछ भी ले सकते हो, यू कैन टेक एनीथिंग। चलो एटॉमिक वेट ही ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक वेट इज 12, हाँ ठीक है। तो 12 12 हो गया यहाँ पे। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, 1 होता है कि नहीं, और नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है कि नहीं। यस सर। तो आप लोग बताओ सबसे पहली प्रेफरेंस आप किसको दोगे, सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका है, नाइट्रोजन। तो पहली प्रेफरेंस किसको जाएगी, हमारी पहली प्रेफरेंस जाएगी अमाइनो ग्रुप को, ठीक है। अब सबसे लीस्ट जो एटॉमिक वेट आपको दिख रहा है वो किसका है बेटा, वो हाइड्रोजन का है। तो फोर्थ वाली जो लीस्ट प्रेफरेंस जाएगी वो किसको जाएगी, हमारी हाइड्रोजन को जाएगी। अब इसमें हमें डिलेमा है कि साइड चेन में से और इसमें से कैसे डिसाइड करें। तो देखो अगर पहले एटम का एटॉमिक वेट अगर बराबर होता है तो हम पहले वाले से डिसाइड ना करके उसके नेक्स्ट वाले से डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो दूसरा एटम है साइड चेन के अंदर वो आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, वो हाइड्रोजन है, उसका कितना है, उसका 1 है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। तो सेकंड प्रेफरेंस हमारी किसको चली गई बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ना, है कि नहीं। और थर्ड प्रेफरेंस किसको गई, थर्ड प्रेफरेंस किसको गई, साइड चेन को। अब जब किसी भी कायरल कंपाउंड को, कायरल मॉलिक्यूल को एक्सपोज किया जाता है या उसके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली जाती है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो मॉलिक्यूल के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में वो रोटेट करते हैं वही कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। तो ये क्या करेंगे, ये जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस तरीके से रोटेट कराएंगे, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है फर्स्ट प्रेफरेंस से फोर्थ प्रेफरेंस पे जाएगा। लेकिन आप लोग ये भी कह सकते हो कि सर ये डायरेक्टली जो है फर्स्ट वाले से फोर्थ वाले पे क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। उसका भी रीजन है, उसका रीजन ये है अगर आप इसको डायरेक्टली फर्स्ट वाले से फोर्थ वाले पे पहुंचा दोगे तो बाकी के सेकंड थर्ड वाले की मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर हाइड्रोजन आ जाए फर्स्ट वाले की जगह और जो आपका अमाइनो ग्रुप है वो चला जाए साइड चेन की जगह, साइड चेन चली जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप चला जाए किसकी जगह,
हाइड्रोजन की जगह। तो सारे के सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे वो आपके रोटेट हो गए कि नहीं हो गए? यस और नो? बेटा बात Yes, sir. यस सर। तो ये रोटेशन आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है बेटा? आप ये बताओ। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? लीवो रोटेटरी की फॉर्म में ना, है कि नहीं? Yes. लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो मैं इसको एल अमाइनो एसिड लिख सकता हूं कि नहीं? एल अमाइनो एसिड हो गया ये हमारा, या एल एलेनिन भी हम इसको कह सकते हैं। अब चलो इस पे आते हैं, ठीक है। इसमें जो मूवमेंट होगी, अगर मैं डायरेक्टली सारा कॉन्फ़िगरेशन ना बना के सीधे सीधे रोटेशन आपको बता दूं, तो इसमें आपको जो रोटेशन दिखाई दे रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में? बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इसको क्या कहा जाएगा? डी एलेनिन बोल सकता हूं ना मैं इसको। अब मैंने स्पेसिफिकली क्या बताया बेटा? इसके पहले हम लोगों ने क्या बात डिस्कस की है? इसके पहले हम लोगों ने यही डिस्कस किया है कि जितने भी नेचुरल प्रोटीन होते हैं, मतलब जिनका सिंथेसिस सेल के अंदर होता है, उसके अंदर केवल किस टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं? L type. एल टाइप, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है बेटा। अब चलिए इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे मिरर लगा दिया, ठीक है। सपोज ये मिरर है, तो मिरर लगाने के बाद आपको पता चल रहा है ना दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस है कि नहीं है? बताओ, यस और नो? Yes, sir. दोनों मिरर इमेजेस हैं, लेकिन अगर मैं डेक्स्ट्रो डी एलेनिन को एल एलेनिन के ऊपर रख दूं, अगर डी एलेनिन को एल एलेनिन के ऊपर रख दूं, तो क्या उसको वो कंप्लीटली सुपर इंपोज कर पाएगा कि नहीं? No, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? डी और एल एक दूसरे की क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। डी एंड एल मिरर इमेजेस, ठीक है। डी एंड एल, ठीक है। डी एंड एल एलेनिन एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं। और इनको हम किस फॉर्म में जानते हैं बेटा? बताओ। आप लोगों ने कभी इस नाम को सुना होगा, इनेंशियोमर्स। तो डी एलेनिन और एल एलेनिन एक दूसरे के आपस में क्या है बेटा? इनेंशियोमर्स, ठीक है। ये समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट Sir. समझ में आ गया, डी और एल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्लियर ना? चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज यहां पे, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स पता हो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आपको निकालने हो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं बेटा? फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? 2:n ना, है कि नहीं? वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, ठीक है। वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। अब एक और टर्म आती है यहां पे, डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। डाइस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन क्या है? इसको सिंपली आप कह सकते हो नॉन मिरर इमेजेस। जो मिरर इमेजेस एक दूसरे की ना हो उनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स। एक और पॉइंट यहां पे, ओनली कंपाउंड्स with more than
with more than one chiral center or one chiral carbon will show, मतलब एक से ज्यादा, दो, तीन, ठीक है, will show डाइस्टीरियोमर्स। इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगर आपको मैं पूछ लूं, एक कंपाउंड मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, डाइस्टीरियोमर्स, देखते हैं आप लोग पहचान पाते हो कि नहीं, इसके अंदर कितने कायरल कार्बन है। तो ऊपर रखता हूं मैं CH2OH, यहाँ पे मैं रखता हूँ CHOH, और यहाँ पे भी मैं रखता हूँ क्या, CH2OH। ये ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल है बेटा, इसके अंदर कोई कायरल कार्बन है या नहीं है? चल सर है। नो बेटा। सर एक कायरल कार्बन है। कौन से वाला है बताओ? सर सेकंड कार्बन। अगर मैं सेकंड कार्बन CH2OH सर। अगर मैं CH2OH को अगर R मान लूं, तो जरा देखो नीचे भी R आ जाएगा बेटा। ये कायरल है कि नहीं है? सेंट्रल कार्बन नहीं है ना? कहाँ है? इट इज नॉट कायरल। हाँ सर। नहीं है ना बेटा? क्योंकि दोनों साइड नो जो सर। ग्रुप, हाँ ऊपर नीचे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, दोनों बेटा एक जैसे हैं, ठीक है। इनको आप R की तरह समझ सकते हो ना। अगर इनमें से कुछ एक भी अगर अलग हो जाएगा, तब आपका मिडिल वाला कार्बन कायरल हो जाएगा। चलिए, ये तो एक एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। देखते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी काम आएगा। केमिस्ट्री में जो है आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो लेट मी टेक दिस एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CHOH, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2OH। अब बेटा बताओ, इसके अंदर अब कायरल कार्बन है कि नहीं है? कितने कायरल कार्बन है इसके अंदर बताइए। अब ये हो गया ना बेटा मिडिल सेकंड वाला? वाला ही है सर। हाँ बस मिडिल, सेकंड वाला ही है। बस सेकंड वाला ही है, बिल्कुल सही बात है बेटा। चलो एक और हम लोग जो है एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज का। ये भी बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ CHOH, ठीक है। CHOH, 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, OH 5 हो जाएंगे अभी, CHOH, और एक और CH2OH, ठीक है। अब बेटा इसमें मुझे आप लोग बताओ, इसके अंदर कितने कायरल कार्बन है? ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल है। ग्लूकोज इज एन एल्डोज शुगर। तो इसके अंदर कायरल कार्बन बेटा कितने हैं? आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? जस्ट टेल मी। बेटा देखो, अगर आप पहले वाले को देखोगे तो पहले वाले के पास में 4 ग्रुप नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। जिस कार्बन पे 4 ग्रुप ना लगे हुए हों, तो उसको आप काउंट नहीं करोगे। किसकी फॉर्म में? कायरल कार्बन की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको छोड़ दिया हमने। और इसके अलावा नीचे वाले को आप देखोगे वाला ही है तो, सर। हाँ बेटा कितने हैं? 6 वाला सर एक ही होगा। अच्छा बेटा मैं बताता हूं आपको। आप ये सोचो कि इसको हम R1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको आप मान लो, चलो इसको कुछ नहीं मानते हैं। अब आप जरा पहले वाले, सेकंड वाले कार्बन को देखो, ठीक है। सेकंड वाले कार्बन को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। OH, और इधर की साइड हमारा हाइड्रोजन है, और ये जो बचा हुआ नीचे के 4 कार्बन है, उसको हम R2 मान लेते हैं। डिफरेंट है कि नहीं है? जो नीचे का बचा हुआ है, मतलब यहां से लेके यहां तक वाला जो है, उसको 1 मान लेते हैं। ये ग्रुप 1 है, तो इसको हमने R2 मान लिया। तो बताओ बेटा, ये जो सेकंड वाला कार्बन है, कायरल है कि नहीं है? बताइए, इज इट कायरल और नॉट? यस सर कायरल है। ऐसे ही हम लोग थर्ड Yes, कार्बन sir. के लिए करेंगे, ठीक है। थर्ड कार्बन के लिए हम लोग कैसे करेंगे? थर्ड कार्बन को देखते हैं, ठीक है। थर्ड कार्बन पे आते हैं। थर्ड कार्बन के लिए जो ऊपर वाला ग्रुप है, ये जो है, इसको आप मान लो R3, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं R3, और जो इधर वाला है, इसको हम मान लेते हैं R4। इसको क्या मान लेते हैं? R4 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका कायरल हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, थर्ड कार्बन भी कायरल हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बताइए। यस सर। ठीक है। अगर आप ऐसे ही बनाओगे तो फोर्थ वाला कार्बन भी आपका कायरल होगा, और फिफ्थ वाला भी कायरल होगा। तो कितने कायरल कार्बन हो गए इसके अंदर बेटा? बताइए, 4 हो गए कि नहीं? सर 4।
और अगर इसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे, 2:4 करेंगे, और 2:4 करेंगे तो कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे इसके? 16. 16। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। बाकी हम लोग डिटेल्स में शायद केमिस्ट्री में बात करेंगे ज्यादा डिटेल में, यहाँ मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए समझ में आ गया बेटा, डाइस्टीरियोमर्स समझ में आ गए। अगर किसी कंपाउंड के अंदर अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ग्लूकोज है, तो इनमें से जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा वो केवल इनैंशियोमर्स बनाएगा, एक डी और एक एल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो केवल कितने स्टीरियो आइसोमर्स, दो ही हैं, 2:1 = 2 ना बेटा। तो एक डी होगा और दूसरा कौन सा होगा, एल होगा, है कि नहीं? और दोनों एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो जो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, बीच मिडिल वाला जो कंपाउंड है ग्लिसरॉल्डिहाइड, वो केवल क्या दिखाएगा, इनैंशियोमर्स दिखाएगा, इनैंशियोमर्स बनाएगा। लेकिन जो ग्लूकोज है बेटा वो क्या करेगा बताओ, वो इनैंशियोमर्स तो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ के साथ में और क्या दिखाएगा, डाइस्टीरियोमर्स भी दिखाएगा। समझ में आई बात क्या नहीं आई? Yes, sir. हाँ, तो ध्यान रखना, इसको अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना है बेटा लिख लो। अगर कोई कंपाउंड है जिसके अंदर केवल एक सिंगल कायरल सेंटर है, ठीक है, हाँ सिंगल कायरल सेंटर है, तो वो केवल इनैंशियोमर्स बनाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा है किसी के अंदर कायरल कार्बन, तो वो बेटा दोनों बनाएगा, डाइस्टीरियोमर्स भी बनाएगा और इनैंशियोमर्स भी बनाएगा। सृष्टि बेटा क्लियर हो गई आपको बात अभी? यस सर। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब अमाइनो एसिड की शुरुआत होती है अब, और अमाइनो एसिड्स को मैं पहली लाइन में लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन प्रॉपर्टीज, on the basis of side chain properties amino acids are categorized into different categories। ठीक है, into different categories। into different classes लिख सकते हैं, लेकिन क्लासेस ये किस बेस पे हैं इसको समझाने के लिए बेटा मुझे आपको थोड़ा सा और कुछ समझाना पड़ेगा, और ये चीज शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, डेमो क्लास में मैंने बताई है। पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था बेटा मैंने आप लोगों को? बताइए मुझे जस्ट। Yes, sir. हाँ, तो बस ध्यान रखना कि कौन सा पोलर होता है, कौन सा क्या होता है। तो सबसे पहला जो अमाइनो एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन प्रॉपर्टीज, वो है हमारा ग्लाइसिन। ठीक है, तो ग्लाइसिन हो गया। ग्लाइसिन का 3 लेटर कोड बेटा GLY, पहले 3 लेटर उठा लो। ठीक है, और अगर सिंगल लेटर कोड की बात करें तो बेटा सिंपली G हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा इसकी साइड चेन में केवल हाइड्रोजन होता है। तो ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूं जो कॉमन पोर्शन है, तो कॉमन पोर्शन में एक अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, और उसके साथ में जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ क्या है, एक अमाइनो ग्रुप है, अल्फा अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, अब इसकी साइड चेन भी बना देते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ते आ रहे हो बेटा, 10th 9th 10th क्लास से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? Sir, hydrogen. हाइड्रोजन। अब सोचो कि अगर किसी अमाइनो एसिड की साइड चेन में सबसे छोटा एटम हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट? स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड ना, बाकी तो कॉमन पोर्शन है कि नहीं? Yes, sir. स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड। ठीक है, ये सबसे छोटा अमाइनो एसिड है। अब आप लोग मुझे बताओ इसके अंदर कायरल कार्बन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है सर। तो एक कायरल लिख दूं? नहीं है सर। एक कायरल लिख दूं? अब जरा सोचो,
अब जरा सोचो कि आप किसी लैब में काम कर रहे हो, सपोज यू आर वर्किंग इन अ लैब, आपकी भी लैब्स होंगी, आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा कि वहां पे अमाइनो एसिड्स की भी बॉटल होती है ना, पाउडर की फॉर्म में आती है। देखिए, नहीं देखी? मृदालिनी, सृष्टि एंड अभी देखिए बेटा, नहीं देखी है? Sir, can you repeat what you said? आई सेड कि आपने लैब में अमाइनो एसिड्स की बॉटल देखी है, उसमें पाउडर की फॉर्म में जो अमाइनो एसिड्स आते हैं प्यूरिफाइड फॉर्म में। देखी तो है। चलो, नहीं देखा है तो आगे चल के देखोगे। मान लो कि आप किसी लैब में काम कर रहे हो और आपको वहां पे एक बॉटल दिखाई दी, बॉटल पे लिखा गया था डी ग्लाइसिन, तो आप क्या समझोगे बेटा, बताओ? व्हाट यू विल अंडरस्टैंड? आपको क्या लगेगा अगर किसी ने लिख दिया है उसके ऊपर डी ग्लाइसिन लिख दिया है, फिर आप क्या समझोगे? सर कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। Yes, sir. जो डेक्स्टर रोटेटरी है। बेटा जब वो ग्लाइसिन ए कायरल है, जब ग्लाइसिन ए कायरल है तो बेटा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो कैसे सकता है? डी और Wow, एल sir. तो, हाँ, डी और एल तो केवल कौन से कंपाउंड दिखाते हैं? जिनके अंदर कायरल कार्बन हो, और Chirality ग्लाइसिन के होती अंदर है। तो, हाँ, और ग्लाइसिन के अंदर तो है ही नहीं बेटा, है कि नहीं? तो इस बात का ध्यान रखना, उनको बताना अगर आपको ऐसा कहीं पे दिखाई दे तो, ठीक है? यस नेक्स्ट, सर। तो सर इसका मतलब क्या होता है फिर? किसका बेटा, किसका मतलब? तो डी ग्लाइसिन का फिर क्या मतलब होता है? बेटा मैंने आप लोगों को अभी इसके पहले क्या कराया है? सर मैंने क्या बताया यहाँ पे? सर मुझे समझ में आया कि जब उसमें कायरलिटी ही नहीं है तो ऑफ कोर्स वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल, उसमें तो रोटेशन मतलब ही नहीं है, बिल्कुल। तो सर मतलब वो जो ग्लाइसिन है वो है, असली है भी या नहीं है? नहीं, असली उसको तो वो यूज है, लेकिन उसको डी और एल नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसको सिंपली ग्लाइसिन लिखेंगे, ठीक है बेटा? उसको ग्लाइसिन लिखना चाहिए, ठीक है? उसको डी और एल की फॉर्म में हम लोग, हाँ, नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब एक और चीज मैं आप लोगों को पूछता हूं, आपको ये कहा जाए कि ऑल द 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कंटेन एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? गलत है सर। गलत है, बिकॉज ग्लाइसिन के अंदर है ही नहीं, ग्लाइसिन तो एक कायरल है कि नहीं? तो सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? सही स्टेटमेंट ये होना चाहिए दैट ऑल द 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कंटेन एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन एक्सेप्ट ग्लाइसिन। हाँ, तो इस टाइप के स्टेटमेंट दे के भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ग्लाइसिन जो है वो, ग्लाइसिन की अगर बात करें तो आप ये सोचो कि ये सबसे छोटा अमाइनो एसिड है, और जो छोटी चीजें होती हैं, जैसे हम बच्चों की बात करते हैं, तो बच्चों के जो मन में आता है वो करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? भाई बच्चे को आप कहो ये काम मत करो तो वो करेगा, जरूर करेगा, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो एक्चुअल में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी साइड चेन बहुत छोटी है, सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, एंड ड्यू टू दैट फ्लेक्सिबिलिटी ग्लाइसिन जो है can attain any type of conformation, can attain any type of conformation और कन्फर्मेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो कन्फर्मेशन बेटा प्रोटीन्स के बारे में बात हो रही है, जब ये प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होगा ग्लाइसिन, ठीक है? सच एज क्या? अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स भी बना सकता है, ठीक है? अल्फा हेलिक्स के अलावा ये बीटा शीट भी बना सकता है, बीटा शीट के अलावा ये जो है टर्न्स भी बना सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है? टर्न्स एक्सेट्रा, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने रामाचंद्रन प्लॉट का नाम सुना है बेटा, नहीं सुना है? बताइए मुझे। यस सर, सुना। ठीक है, हाँ, तो रामाचंद्रन प्लॉट पे बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को ग्लाइसिन के बारे में, ठीक है? इधर की साइड होता है आपका फाई और इधर की साइड लेते हैं हम लोग साई, यहाँ पे होता है -180 और दोनों y और जो आपका x एक्सिस है वहां पे लिखा जाता है +80, मतलब 360 डिग्री रोटेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मिडिल में मैं कर देता हूँ 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ठीक है? तो एक्चुअल में कुछ पोर्शन अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो कुछ पोर्शन यहाँ पे जो है अल्फा हेलिक्स का होता है, यहाँ पे जो है कुछ बीटा शीट का होता है, यहाँ पे जो है कुछ आपकी लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होती है। तो एक्चुअल में ग्लाइसिन सबसे छोटा अमाइनो एसिड है, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है,
तो इसकी जो फाई और साई की वैल्यूज हैं आपको चारों क्वाड्रेंट्स में मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं बेटा? चारों क्वाड्रेंट्स में। और इसलिए कहा जाता है ग्लाइसिन हैज द लार्जेस्ट एरिया ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। ग्लाइसिन हैज लार्जेस्ट allowed conformational space, largest allowed conformational space, conformational space इन रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, तो मैं आर प्लॉट लिख देता हूं। आर प्लॉट का मतलब बेटा समझ जाओ रामाचंद्रन प्लॉट से है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अगर आपको यही क्वेश्चन कर लिया जाए कहीं पे या पूछ लिया जाए कि ग्लाइसिन का सबसे ज्यादा अलाउड कन्फर्मेशनल स्पेस या लार्जेस्ट अलाउड रीजन जो है रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर क्यों है, तो उसका रीजन आप क्या दोगे? बताओ क्या रीजन? Sir, because it is highly flexible. Yeah, highly flexible. It can attain any type of conformation. It can exist in alpha helix, beta sheet, turns, कहीं पे भी हो सकता है। और चारों क्वाड्रेंट में इसके जो है आपको फाई और साई की वैल्यूज मिलती हैं। इसलिए कहा गया है कि इसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, एक छोटे बच्चे की तरह है। ठीक है, इसको जो करना है, जो मन में आएगा, जिस क्वाड्रेंट में जाना है जा सकता है। आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और अगर आप लोगों को, चलो उसके बारे में मैं थोड़ा सा रुक के बात करूंगा जब वो अमाइनो एसिड आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को ग्लाइसिन के बारे में ध्यान रखने हैं। ग्लाइसिन कोई सा भी, क्या क्या बेटा बताओ, पूछो सर। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ पूछो सर पूछो अभी बेटा। आपको सर ग्लाइसिन का आप बता रहे थे कि वो एल और डी फॉर्म उसमें नहीं होता क्योंकि बिल्कुल उसमें जो बिल्कुल आइसोमेरिज्म बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल सर आप बिल्कुल। कौन से डी और एल की बात कर रहे हैं, स्मॉल एल या स्मॉल डी या कैपिटल एल कैपिटल नहीं डी? नहीं, क्योंकि सर कैपिटल दोनों एल का कैपिटल डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एल ओके एंड डी। सर, ठीक है, कैपिटल डी कैपिटल एल की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल मतलब डी उनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है इस केस में नहीं होगा। डेक्सो रोटेशन नहीं होगा, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके अंदर एल या फिर डी डेक्सो रोटेटरी कन्फर्मेशन नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके ओके सर। हाँ, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइसिन, हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइसिन decreases the stability of or destabilize, decreases the stability of स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, अल्फा हेलिक्स हो या बीटा शीट हो, तो इनको एक्चुअल में ये कन्वर्ट किस में कर देता है? ये रैंडम कॉयल में कन्वर्ट कर देता है। रैंडम कॉयल कुछ नहीं है, आपका टर्न उसके अंदर बनते रहते हैं, या जो लगातार कन्फिग्रेशन चेंज होता रहे उसको हम रैंडम कॉयल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर अभी एक और चीज आएगी यहाँ पे नेक्स्ट अमाइनो एसिड के बाद, आपको तब समझ में आएगा कि जो लास्ट लाइन है उसका मतलब क्या है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई हैं और सभी क्वेश्चंस आप लोगों को बेटा पूछे गए हैं। जो भी मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है सभी पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। क्लियर? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो अमाइनो एसिड है हमारा यहाँ पे दैट इज एलेनिन। ठीक है, सेकेंड अमाइनो एसिड इज एलेनिन, और एलेनिन का 3 लेटर कोड वही है, पहले 3 लेटर उठा लो या सिंगल, हाँ ठीक है ये हो जाएगा। तो इसका भी हम जो है बना लेते हैं। इसकी साइड चेन में केवल एक मिथाइल ग्रुप होता है, तो इसको याद करना बड़ा आसान है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, देखो पहले वाले के साइड चेन में एक भी कार्बन नहीं था, जो एलेनिन है इसके अंदर केवल एक सिंगल कार्बन है, मतलब CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अटैच करा लेते हैं एक CH3। अब बताओ ये तो कायरल है कि नहीं है बेटा? ये तो कायरल है, एलेनिन तो यस Yes, ये sir. कायरल है। हाँ चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बारे में केवल एक ही पॉइंट है, दैट एलेनिन हैज वेरी हाई प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, किसी बच्चे को मालूम है? वेरी हाई प्रोपेंसिटी टू अकर, प्रोपेंसिटी का मतलब बताओ बेटा, इन अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन, इन अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन।
ठीक है। प्रोपेंसिटी का मतलब कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर किसी पेप्टाइड के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एलेनिन है तो आप सीधे सीधे कह सकते हो वो क्या, कौन सी टाइप की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा? कौन से टाइप की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा, बताओ? हेलिकल। बिल्कुल हेलिकल बनाएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे पोली एलेनिन, जिसके अंदर मल्टीपल एलेनिन है, मतलब केवल एलेनिन ही है, मल्टीपल एलेनिन है, तो वो कौन से टाइप की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा? अल्फा हेलिक्स बनाएगा। ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास ये कोई पेप्टाइड है, पेप्टाइड के अंदर मल्टीपल एलेनिन प्रेजेंट है, तो आपने सीधे सीधे इसका तो देख के बता दिया कि नहीं ये अल्फा हेलिक्स टाइप की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन आपको कह दिया जाता है कि सारे के सारे एलेनिन को आपने रिप्लेस कर दिया किसके साथ में? किसके साथ में रिप्लेस कर दिया बेटा? ग्लाइसिन के साथ। तो बताओ क्या होगा? ये तो पहले अल्फा हेलिक्स इसने बना रखी थी, अब ये बताओ जो पॉलीग्लाइसिन होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? बताओ बेटा। अभी अभी मैंने बताया था, मैंने कहा था कि नेक्स्ट अमीनो एसिड के बाद में डिस्कस करेंगे, रैंडम कॉइल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो आपको स्टेटमेंट इस तरीके से दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि सपोज कोई पोली एलेनिन था, आपने सारे के सारे एलेनिन को रिप्लेस कर दिया ग्लाइसिन के साथ में, सो व्हाट विल हैपन टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर पेप्टाइड? अल्फा हेलिक्स तो डिक्रीज हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो? यस और नो? यस सर। और रैंडम कॉइल क्या हो गया? वो बढ़ गया। यस और नो? यस। रैंडम कॉइल बढ़ गया, आपका जो है अल्फा हेलिक्स घट गया। या आप इसको जो है रैंडम कॉइल को अनस्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हो। कहीं पे अनस्ट्रक्चर्ड आपको लिखा हुआ दिखाई दे पॉलीग्लाइसिन के बारे में, तो समझ जाओ कि हाँ वो भी बात सही है। जो रैंडम कॉइल कन्फर्मेशन होता है वो कोई स्ट्रक्चर्ड कन्फर्मेशन नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड कन्फर्मेशन। तो तीन तरीके की चीजें हो सकती हैं जो ऑप्शन में आपको दी जा सकती हैं। एक तो हो सकता है कि व्हाट विल हैपन टू द अल्फा हेलिकल कंटेंट इफ यू आर गोइंग टू रिप्लेस ऑल द एलेनिन्स बाय ग्लाइसिन, तो अल्फा हेलिक्स कंटेंट, अल्फा हेलिकल कंटेंट विल बी डिक्रीज ना, है कि नहीं? यस और नो? दूसरा क्या दिया जा सकता है कि सेम चीज अगर आपको पूछी जाए कि सारे के सारे एलेनिन को ग्लाइसिन से रिप्लेस कर दिया जाए, व्हाट विल हैपन टू द रैंडम कॉइल कन्फर्मेशन? वहां पे आप कहोगे रैंडम कॉइल कन्फर्मेशन विल बी इंक्रीज। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि ना तो रैंडम कॉइल के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है ना अल्फा हेलिक्स के बारे में दिया हुआ है, आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है द पेप्टाइड विल बिकम अनस्ट्रक्चर्ड, तो वो भी स्टेटमेंट सही होगा। समझ में आ गई बात बेटा? क्लियर है कि नहीं है बताइए? यस क्लियर है? चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलेनिन के बारे में यही एक स्टेटमेंट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और ये भी मैंने बता दिया कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को फ्रेम किया जाएगा एलेनिन के बारे में। पोली एलेनिन आपको पता ही है अल्फा हेलिक्स बनाएगा, या इसके अलावा जो है एलेनिन को रिप्लेस करके ग्लाइसिन में कन्वर्ट किया जा सकता है। देन व्हाट विल हैपन टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग तीसरा, थर्ड वन इज माय फेवरेट, दैट इज प्रोलीन। और प्रोलीन के बारे में मैं हमेशा बोलता हूं पी फॉर प्रोलीन, पी फॉर, बताओ बेटा, हाँ, पी फॉर प्रोलीन, पी फॉर प्रॉब्लम। ये जहां जहां पे जाता है वहीं वहीं पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम किस टाइप से क्रिएट करता है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। Very sorry to interrupt, sir, but Yes, ma'am. just a question. पूछो पूछो बेटा पूछो। सर मतलब एक जनरल, जैसे कि आप जितना भी हम लोगों को पढ़ाते हैं सर, जैसे आप बोल रहे हैं तो हम लोग नोट तो कर रहे हैं ऑफ कोर्स, बट सर क्या जैसे आप कहीं आप हम लोगों को ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं एक पीडीएफ हो जिसमें आपका सारा मटेरियल हो? क्या ऐसा होता नहीं है क्या सर? बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, मेरे पास नोट्स हैं। ठीक है, लेकिन बात वही है कि जब क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास में कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है कि हर एक क्लास में सेम तरीके से पढ़ाया जाए। समझ रहे आप मेरी बात को? एब्सोल्युटली सर, आई एग्री विद दैट, बट इट्स जस्ट दैट कि हमें स्टडी मटेरियल सर अभी तक मिला नहीं है, बस इसलिए पूछ रही थी मैं।
अच्छा ठीक है बेटा, मैं बात कर लूंगा, अगर उनको जो है देना होगा तो उनके पास शायद मेरे हैं पड़े हुए नोट्स, तो वो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज देंगे। ठीक है, ठीक है, कम से कम आपके पास ये होगा, उसमें जो भी मैं एडिशन कराऊंगा वो आप लिखते चले जाना, बस दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। बोलो। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी साइड चेन में कुछ प्रॉब्लम है, और साइड चेन में प्रॉब्लम क्या है उसी को हमें देखना है। ठीक है, वहीं से हमें पता चलेगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो प्रॉब्लम वैसे समझ में तो आ रहा है ना बेटा आप लोगों को, या समझ में भी नहीं आ रहा है? यस सर। सर आ रहा है चलिए चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से अटैचमेंट करा दिया है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं इसकी एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो सके। अगर मान लो मैं इसकी साइड चेन को लीनियर बना देता, लीनियर मतलब CH2 CH2 CH3 मैं कर देता हूँ, और बाकी सारी चीजों को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, COOH, ठीक है, और इधर हम लोग NH2 कर देते हैं। अब आपको समझ में आया कि बाकी के जो अमाइनो एसिड्स हैं आपको इस टाइप की साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगी, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगी, लेकिन जो साइड चेन है यहाँ पे वो किसके साथ में जाके अटैच हो गई है बेटा? NH2 के साथ। NH2। NH2 कौन से वाला? अल्फा अमाइनो ग्रुप ना। ठीक है, यस सर। सबसे पहली चीज तो अब इसको अमाइनो ग्रुप हम लोग नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनो ग्रुप बोलते हैं। इम्यूनो ग्रुप। और इसलिए आपको अगर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कौन सा इम्यूनो एसिड है, इनमें से कौन सा इम्यूनो एसिड है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वहां पे बेटा? प्रोलीन इज द एग्जांपल ऑफ इम्यूनो एसिड। किसका एग्जांपल है ये? इम्यूनो एसिड का। ठीक है, इम्यूनो एसिड, ये अमाइनो एसिड नहीं है, ये क्या है? इम्यूनो एसिड है। अब एक और चीज मैं आप लोगों को जरा थोड़ा सा एग्जांपल देके बताना जरूरी ठीक रहेगा। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास एक कोई रोप है और आपने उसको जो है किसी भी पोल के साथ में, या फिर कोई पेड़ है तो ट्री के अराउंड जो है उसको बांध दिया है। यहाँ पे बांधने के बाद जो है क्या हो रहा है, आप जो है उसको चारों तरफ घुमा सकते हो, इस पेड़ के चारों तरफ के नहीं घुमा सकते हो? ये बताओ मुझे, घुमा सकते हो कि नहीं? उसको चारों तरफ चक्कर लगा सकते हो पेड़ के या पोल के, रस्सी को बांध के घुमा सकते हैं कि नहीं? चलिए अब मान लो कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया। थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, अब मैंने इसको दो जगह बांध दिया है, एक जगह एक पेड़ से और दूसरी जगह दूसरे पेड़ से बांध देता हूं इसको मैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे दूसरे पेड़ से बांध दिया है। ठीक है, अब बताओ क्या इसको हम पहले की तरह रोटेट कर पाएंगे बेटा या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे भी उसी बात को समझने की कोशिश करो कि जब साइड चेन केवल एक जगह अल्फा कार्बन के साथ में अटैच्ड है तो वो रोटेट कर सकती है, वो घूम सकती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड 360 डिग्री फ्री रोटेशन होता है। तो आप ये समझो कि इसके अराउंड ये फ्री रोटेशन है, इसके अराउंड ये फ्री रोटेशन है, इसके अराउंड ये फ्री रोटेशन है। लेकिन जब अटैचमेंट, फ्री रोटेशन तो यहां पे भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी है, जो दो जगह अटैचमेंट हो गया, किसका? दो जगह अटैचमेंट हो जाने की वजह से इसकी प्रोलीन की साइड चेन का वहां पे क्या आ जाता है? रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? इज इट क्लियर और नॉट? बताइए बेटा। यस सर। हाँ, तो ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ जाओ ऐसे ही, ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द साइड चेन ऑफ प्रोलीन विद इट्स अल्फा अमाइनो ग्रुप, इसके अंदर क्या आ जाता है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्या आ जाता है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। और ये जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन आया है, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, इसकी वजह से ही सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं हटा देता हूं, इसलिए हटा रहा हूं, ये केवल समझाने के लिए मैंने बताया था, आप लोगों को बनाया था यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज हो गई रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है,
कई बार तो आपको ये पूछा जाता है कि कौन से बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, प्रोलीन के अंदर कौन से बॉन्ड के अराउंड जो है रेस्ट्रिक्शन होता है, कौन सा बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे ये सर्कल बन रहा है तो अब इसके अराउंड, इसके अराउंड और इसके अराउंड, ये तो सारे के सारे जो बॉन्ड हैं आपके फ्रीली रोटेट करते रहेंगे, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है स्पेसिफिकली इसको हम डायहेड्रल एंगल बोलते हैं, और डायहेड्रल एंगल ये होता है आपका फाई। कौन सा होता है? फाई, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन किसके अराउंड आता है, तो आपका आंसर पहले फाई होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्योंकि देखो जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके साथ में साइड चेन जाके अटैच नहीं हुई है, तो इसलिए कौन सा बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट होगा? अगर हम इन जो कॉमन एटम्स हैं, कॉमन एटम्स के बीच में देखें तो कॉमन एटम्स हमारे क्या क्या थे? NH2 था, NH2 के अलावा C था, इसके अलावा हाइड्रोजन था, इसके अलावा COOH था, ठीक है। अब साइड चेन जाके यहाँ पे अटैच हो गई है, तो देखो किसके अराउंड जो है रिस्ट्रिक्शन आएगा? जो हमारा कॉमन पोर्शन है फाई। हाँ, ये चीज आप लोगों को बाद में चल के समझ में आएगी जब हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बात करेंगे। वैसे आप लोगों को ये चीज पता चल गई कि नहीं पता चली है? बताइए मुझे, ये चीज समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ठीक है बेटा। अब चलिए, और इस बात को ध्यान रखना, दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि आपको प्रोटीन के कन्फर्मेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 99% आंसर या तो प्रोलीन होता है या ग्लाइसिन होता है। देखो बेटा, एक स्टेटमेंट आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको प्रोटीन के कन्फर्मेशन से रिलेटेड जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 99% अगर ऑप्शन में आपको अगर ग्लाइसिन दिखाई दे जाए तो या तो वो आंसर होगा, और अगर प्रोलीन है तो प्रोलीन आंसर होगा। 99%। 1% चांस ऐसा हो सकता है कि ग्लाइसिन और प्रोलीन में से कोई सा भी आंसर ना हो। समझ में आई बात? और सर अगर दोनों हुए तो? दोनों नहीं होंगे। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा बेटा, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जी सर। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स किसी भी एग्जाम के उठा के देख लेना, आपको दोनों ऑप्शन साथ में नहीं मिलेंगे, ग्लाइसिन और प्रोलीन। बहुत बहुत रेयर टू रेयरेस्ट केसेस में हो सकता है 1%। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से ये क्या होता है कि इसका जो फाई है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है, और फाई रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से ये अल्फा हेलिक्स अटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसको अल्फा हेलिक्स डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। मतलब अगर किसी भी पेप्टाइड के अंदर अल्फा हेलिक्स डिस्ट्रॉयर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स डिस्ट्रॉयर। मतलब ये अल्फा हेलिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दूं, इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछूं 4 ऑप्शन देके 1 2 3 4, ठीक है, और मैं यहाँ पे बना देता हूं, सपोज करो ए जी ए ए ए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने बना दिया यहाँ पे ए जी पी जी ए, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में डाल दिया ए ए पी पी ए, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया ए जी पी जी पी। अब मैंने पूछ लिया कि इनमें से कौन कौन से पेप्टाइड अल्फा हेलिक्स नहीं बनाएंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सर जो बनाएगा वो है फर्स्ट, जो नहीं बनाएगा वो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यही बता रहा हूं। अगर आपको सबसे पहले 2 चीजों का ध्यान देना है, अगर इस टाइप के पेप्टाइड अगर आपको नाम दे रखा है वहां पे, तो पेप्टाइड में अगर आपको अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन देखना है तो एलेनिन का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ग्लाइसिन का कंटेंट कम होना चाहिए और प्रोलीन एब्सेंट होना चाहिए। बस इतना देखना है, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं बनाएगा। बनाएगा केवल कौन? फर्स्ट वाला बनाएगा, ठीक है, ये वाला बनाएगा और ये जो है आपके नहीं बनाएंगे। तो अल्फा हेलिक्स डिस्ट्रॉयर है। तो कौन से टाइप के स्ट्रक्चर ये जनरली बनाता है? जनरली फॉर्म्स
टर्न्स और लूप्स, ठीक है, टर्न्स और लूप्स एक ही मतलब होता है, टर्न कह लो या लूप कह लो, ठीक है। तो ज्यादातर आपको जो प्रोलीन मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा, या तो टर्न के अंदर मिलेगा या फिर लूप के अंदर मिलेगा। इवन बीटा शीट भी नहीं बनाता है, डू नॉट फॉर्म बीटा शीट एज वेल, डू नॉट फॉर्म बीटा शीट एज वेल। ठीक है, बीटा शीट भी नहीं बनाता है। और देखो ये अल्फा हेलिक्स भी नहीं बनाता है, बीटा शीट भी नहीं बनाता है, केवल टर्न्स बनाता है। इसकी वजह से लीस्ट, LEAST, लीस्ट अलाउड रीजन किसके अंदर होगा, लीस्ट अमाउंट ऑफ अलाउड कन्फर्मेशनल स्पेस, ठीक है, अलाउड कन्फर्मेशनल स्पेस किसके अंदर बेटा बताओ, रामाचंद्रन प्लॉट में। बिल्कुल। और ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है बेटा, बार बार आपको जो है रिपीट करके पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अलाउड कन्फर्मेशनल स्पेस लीस्ट, हाँ, इन आर प्लॉट, इन रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट और हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को ओवर करेंगे आज की, ठीक है। 2-3 स्टेटमेंट क्या है, एक और चीज है, ओनली अमाइनो एसिड which can form cis as well as cis and trans isomer, trans peptide bond, ठीक है, ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड। बाकी के जो आपके 19 अमाइनो एसिड हैं वो क्या बनाते हैं, केवल वो केवल ट्रांस बनाते हैं बेटा। अदर 19 ओनली फॉर्म्स ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड, अदर 19 ओनली फॉर्म्स ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो इसमें भी दिक्कत है, इसको भी आपको समझना बड़ा जरूरी है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ एक क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन में आपको 4 पेप्टाइड मैं देता हूँ, दोबारा से 4 पेप्टाइड बना के देता हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है बेटा। आपको दिया गया है एक में प्रोलीन PGAC, ठीक है, दूसरे में आपको दिया गया है, ग्लाइसिन को आगे कर देते हैं, प्रोलीन को आगे ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद GAPC, इसके बाद GACP। अब आपको पूछा गया है which of the following peptide is not going to form cis peptide bond, इनमें से कौन सा पेप्टाइड आपका सिस पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाएगा, बताइए बेटा। सर 2 and 3। बस मुझे यही चीज आप लोगों को समझानी है। देखो मैंने इसके पहले भी क्या बताया है, प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द साइड चेन विद द अल्फा अमाइनो ग्रुप ना, है कि नहीं। हाँ, तो बस उसी चीज को ध्यान देना है, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, प्रोलीन के अमाइनो ग्रुप का, वहां पे तो ये सिस और ट्रांस दोनों बनाएगा, और जहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसका, प्रोलीन के अल्फा अमाइनो ग्रुप का, वहां पे केवल ये ट्रांस बनाएगा, सिस फिर नहीं बनाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए अगर मैं पहले वाले पेप्टाइड की बात करूं, तो पहले वाले पेप्टाइड के अंदर जो स्ट्रक्चर हो जाएगी, हम लोग स्टार्टिंग जो करते हैं एन टर्मिनल से करते हैं बेटा, ठीक है। कहां से करते हैं स्टार्टिंग, एन टर्मिनल से करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग हमारी प्रोलीन से होगी, ठीक है, प्रोलीन को ऐसे मान लेते हैं, इसके बाद एन आ जाएगा, एन आके जो है ग्लाइसिन है, ए है और सी है। अब जरा देखो पहले पेप्टाइड के अंदर क्या अमाइनो ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है या नहीं है, नहीं है सर। तो जिसमें नहीं है वो केवल ट्रांस बनाता है। यस सर। हाँ, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, आंसर विल बी 1 ना, यस और नो। यस सर। बात समझ में आई बेटा, बाकी बच्चों को भी या नहीं आई, बताइए मुझे।
अगर हम सेकंड वाले में देखें तो यहाँ पे जो है इसका इम्यूनो ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएगा ना पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में, किसके साथ में, ग्लाइसिन के साथ में, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे इसकी साइड चेन होगी, ठीक है। तो साइड चेन अटैच्ड है इस एन के साथ में, ठीक है, इस इम्यूनो ग्रुप के साथ में। तो जहां पे भी ये एन इन्वॉल्व होगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में, वहां पे आपका सिस और ट्रांस दोनों टाइप के पेप्टाइड बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे अगर देखोगे तो सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बन सकता है। तो ये जो तीनों के तीनों आपके पेप्टाइड हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दे कैन मेक सिस एंड ट्रांस बोथ, सिस एंड ट्रांस बोथ। और ये जो है फर्स्ट वाला जो है वो केवल क्या बनाएगा बेटा, बताओ, केवल वो ट्रांस बनाएगा। क्लियर, क्लियर हुआ बेटा ये चीज? नहीं हुआ सभी बच्चों को, सभी, मृदालिनी एंड सृष्टि बेटा? Got it, sir. Got it. Yes, sir. क्लियर है ना? चलिए एक और स्टेटमेंट जो आपका ट्रांस टू सिस आइसोमराइजेशन जो है, ट्रांस टू सिस आइसोमराइजेशन, उसको कौन कैरी आउट कराता है? उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम लगता है। आइसोमराइजेशन इज कैरिड आउट बाय what? सिस प्रोलाइल आइसोमरेज, ठीक है, सिस प्रोलाइल आइसोमरेज। अब आपको कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो सिस पेप्टाइड बॉन्ड है इसका रोल क्या है। हाँ, सिस पेप्टाइड बॉन्ड का प्रोटीन फोल्डिंग में रोल होता है बेटा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा चुका है। सिस पेप्टाइड बॉन्ड हैज a role in protein folding process. प्रोटीन फोल्डिंग प्रोसेस, ठीक है बेटा? ये बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई? जस्ट टेल मी। सर आ गई। आ गई? यस सर। तो देखो आज केवल हम लोगों ने 3 अमाइनो एसिड डिस्कस किए हैं और इसमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट ग्लाइसिन और आपका प्रोलीन है। जितने भी ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए हैं वो या तो प्रोलीन पे आते हैं या ग्लाइसिन पे आते हैं। तो मैंने जितने भी आपको जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैंने सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब कल जो क्लास होगी, कल होगी, परसों होगी, जब भी होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। और साथ के साथ में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड वाला पोर्शन होगा वहीं पे मैं आप लोगों को बीएल लैम्बर्ट्स लॉ भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसको मैं बाद में टेक्निक्स में अलग जाके नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं तुरंत यहीं पे करा दूंगा, ठीक है, ठीक है। हाँ तो आप लोग, हाँ तो थोड़ा सा आप लोग बीएल लैम्बर्ट्स लॉ का देख लेना, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में शायद आई होप सो कि बीएल लैम्बर्ट्स लॉ भी आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल बेटा केमिस्ट्री की क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके।